स्कैंडियम में प्रवेश करने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी? क्लोरीन के 15वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी? Cu++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या सेकंड बी या चैप्टर 3 परमाणु संरचना आधुनिक, इस चैप्टर का 11वां पार्ट, जिसमें हम आज इस चैप्टर के विशेष रूप से क्वांटम संख्याओं पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, किसी परमाणु के किसी विशेष संख्या विशेष इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं से संबंधित आंकिक प्रश्न और इसके अलावा किसी परमाणु या आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू। तो बच्चों, पहला प्रश्न आप लिखें, प्रश्न नंबर 1, फास्फोरस में प्रवेश करने वाले 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो इनमें हम क्वांटम संख्याओं को ज्ञात करते हैं दो नियमों को मिलाकर, हुंड का नियम और ओह्बा का नियम। इन दोनों नियमों के संयुक्त रूप से हम किसी परमाणु के किसी विशेष इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे इसकी क्वांटम संख्याएं। क्या दे रखा है बच्चों? 15 फास्फोरस। सबसे पहले हमको 15 फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, 15p। अब कौन सा 13वां इलेक्ट्रॉन होगा वो हमको देखना है। पहले हम इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p3। हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पता करेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन 13वां है। हमने पूछा है 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए बच्चों हम इसमें देखेंगे 15वां इलेक्ट्रॉन है कौन सा। 15वां इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हमने जो आपको अभी ओह्बा का नियम बताया था उससे निकालेंगे। पहले n+l के मान निकालते हैं बच्चों। जो n+l के मान लिखेंगे, या तो आप कच्ची पेंसिल से लिखें, चाहे तो आप पेन से भी बहुत हल्का लिखें, केवल वो आप ही को दिखाई दे, सबको दिखाई ना दे, हमको दिखाई ना दे, वो एग्जामिनर को दिखाई ना दे। ठीक है, वो केवल आपकी सुविधा के लिए है। ठीक है, इतने छोटे छोटे लिखना, बारीक बारीक, या कच्ची पेंसिल जो कि आपको ही दिखाई दे। n+l के मान निकालेंगे तो n का मान 1 है, s के लिए l का मान 0 हो जाता है बच्चों, n1 s0। तो 1 + 0 = 1, 2 + 0 2, इस तरह से बहुत हल्के हल्के लिखने हैं, 2। उसके बाद 2 + 1 3, इसके बाद 3 + 0 इसका 3, और 3 + 1 p के लिए l का मान 1, 3 + 1 4। तो बच्चों पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हमारे जिसके लिए n+l का मान कम है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। उसके बाद n+l का मान 3 इसके लिए आ रहा है, 2p के लिए, 3 ही आ रहा है 3s के लिए। तो इन दोनों में से पहले देखेंगे n का मान छोटा किसके लिए है। n का छोटा मान है 2p के लिए, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं हमारे पास। कितने हो गए? 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। उसके बाद भरे जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 10 2 12। यहाँ तक 12वें इलेक्ट्रॉन तक भर चुके हैं बच्चों। ठीक है, इनको छोड़ते हैं। यहाँ तक हमारे 12 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 12 के बाद 13वां 14वां 15वां इसमें होंगे। 13वां इलेक्ट्रॉन इस उपकोष में होगा, इसको अंडरलाइन कर लिया, बाकी को हम भूल जाएंगे, केवल इसी को देखें। 13वां इलेक्ट्रॉन 3p उपकोष में भरा जाएगा। तो हमको पता चल गया 13वां इलेक्ट्रॉन इस 3p में है बच्चों। तो लिख लेंगे, अब क्या लिखेंगे? 3p3 के लिए 3p3 के लिए क्या करना है बच्चों? ध्यान से देखें, n = 3, ये लिखा हुआ है, n शुरू में होती है, कोष की संख्या शुरू में, n = 3, l बराबर क्या होगा?
पी उपकोष के लिए एल का मान होता है बच्चों 1, तो एल का मान हो गया अब 1। एम बराबर क्या होते हैं, चूंकि पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं बच्चों, जिनके लिए एम के मान होंगे -1, 0, +1। यहाँ पर मेन चीज़ है ध्यान देने वाली बात, एल बराबर तो 1 आ गया पी के लिए। अब 13वां इलेक्ट्रॉन होगा किस में, उसके लिए क्या होगा, एल बराबर 1 के लिए एम के मान होंगे -L से 0 सहित +L तक, -1, 0, +1। चूंकि पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो बच्चों यहाँ पे बनाएंगे हम ऑर्बिटल डायग्राम जस्ट इसके नीचे इस तरह से। ये पूरा पी उपकोष है, ठीक है, और इसमें 3 ऑर्बिटल, ये एक खाना, ये ऑर्बिटल है छोटे छोटे खाने, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, इस तरह से ऑर्बिटल है। और प्रत्येक ऑर्बिटल के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है बच्चों ध्यान, इनके ऊपर जो एम के मान लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए, इस विशेष ऑर्बिटल के लिए अलग अलग है। इस ऑर्बिटल के लिए ये है एम का मान, इस वाले के लिए ये, और इसके लिए ये। अब हमको देखना है बच्चों कौन सा इलेक्ट्रॉन हमारा 13वां होगा। चूंकि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, और पहले तीनों को भर लेते हैं, 1, 2 और 1, 3। यहाँ तक आ चुके थे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन, 12, 2, 4, 6, 10 और 2, 12। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 13वां, 14वां, 15वां, पहले इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, तो 12 के बाद 13वां ये है बच्चों, 13वां, 14वां, 15वां। यदि 14वां पूछता तो ये हो जाता, 15वां पूछता तो ये हो जाता। तो 13वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो स्पष्ट हो आपको दिख रहा है, जब तीर का निशान ऊपर की तरफ होता है तो एस का मान होता है +1/2, और एम का मान इसी के जस्ट ऊपर ये -1, एल का मान ये और एन का मान ये। तो अब लिख देंगे बच्चों आगे, फास्फोरस के 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं जो क्या क्या है। अब अगली लाइन से लिखना है आपको, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसी के ऊपर वाला m का मान -1, और s का मान चूंकि क्वांटम संख्या का मान, चूंकि तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो s का मान बच्चों +1/2। तो ये हो गए बच्चों, ये आंसर हो गया आपका। फास्फोरस में प्रवेश करने वाले 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ये हो गए, n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर +1/2। अगला प्रश्न, स्कैंडियम में प्रवेश करने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 21, और सिंबल होता है, इसका प्रतीक होता है Sc, 21Sc। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3d1 और 4s2। तो n+l के मान ज्ञात कर लेते हैं। वैसे ही अपनी सुविधा के लिए बहुत हल्के पेन से लिखना है या कच्ची पेन से लिखना है, आपको जैसे उचित लगे आपको, केवल आप ही की सुविधा के लिए आपको दिखने चाहिए वो। n+l, n का मान 1, s के लिए l का मान 0, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1, p के लिए l का मान 1, 3 + 1 4, 3 + d के लिए l का मान 2, 3 + 2 5, और 4 + 0 4। तो स्पष्ट दिख रहा है बच्चों, आपसे पूछा अंतिम इलेक्ट्रॉन। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और सबसे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में भरा जाएगा। स्पष्ट है, जिसकी ऊर्जा n+l का मान सबसे ज़्यादा होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी में आएगा। तो देख लेते हैं, देखिए पहले इसमें आ जाएंगे, उसके बाद इसमें, इन दोनों में से, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक। उसके बाद 4 इसका मान, इसका मान, तो पहले इसमें आ जाएंगे फिर इसमें आएंगे। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 5 है, n+l का मान 5 है, सबसे ज़्यादा n+l का मान है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में आएंगे। जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं, और सबसे बाद में n+l का मान जिसके लिए अधिक होता है, यानी कि ऊर्जा अधिक होती है। तो स्पष्ट दिख रहा है n+l का मान 3d उपकोष के लिए 5 है, तो इसी में अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा। अंतिम मतलब सबसे बाद वाला, तो लिख देंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में भरा जाएगा, प्रवेश करेगा। जैसे भी आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, प्रवेश करेगा भी लिख सकते हैं।
भरा जाएगा की जगह प्रवेश करेगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं 3D1 के लिए। 3D1 के लिए क्या है बच्चों, n बराबर, ये शुरू में लिखी होती है कक्षा की संख्या, n बराबर 3, l बराबर d उपकोष के लिए l का मान कितना होता है बच्चों 2। s के लिए मैंने बताया था, ध्यान रखने, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो l का मान 2 हो गया। अब m का मान देखते हैं। m के मान होते हैं बच्चों, चूंकि l बराबर 2 यानी कि डी उपकोष है, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। m दर्शाता है कक्षकों को, ऑर्बिटल्स को। तो इसमें 5 ही मान m के होंगे, 5 कक्षक का 5 मान होंगे। तो m के मान होते हैं -l से लेकर 0 सहित +l तक, यानी कि -2, -1, -0, +1, +2। तो इसके नीचे बना देंगे बच्चों हम ऑर्बिटल डायग्राम। पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल और ये आगे 5वां ऑर्बिटल। इस तरह से देखिए, प्रत्येक कक्षक के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल इसके पास तक ही बनाना है, तो ताकि मान इसके पास रहे, बिल्कुल टच करे हुए, आपको स्पष्ट आपको पता चल जाए। ठीक है, इस तरह से m बराबर -2, -1, 0, +1, +2। तो डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, तो हमने इनके नीचे 5 कक्षक बना दिए बच्चों। प्रत्येक ऑर्बिटल के ऊपर m का एक मान है, प्रत्येक कक्षक के लिए m का मान अलग अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं 3D1 कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 1, तो भर जाएगा पहले ही कक्षक में। तो आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन यही था, तो s का मान दिख रहा है, ऊपर को तीर का निशान है, तो क्या होगा +1/2। m का मान इसी के ऊपर वाला है, l का मान ये और n का मान ये। तो लिख देंगे स्कैंडियम में प्रवेश करने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं या संख्याओं के मान। n का मान 3, l बराबर 2, m बराबर इसके ऊपर -2 और s बराबर ऊपर को तीर का निशान +1/2। तो बच्चों ये आंसर हो गया इसका। तो स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ये हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों। आयरन क्या होता है 26Fe। आयरन में प्रवेश करने वाले 25वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस 26Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं sp-df उपकोषों। 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6। अब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों हमको नहीं पता है, उसके बाद आएंगे 4s2। तो देखिए कितने होंगे, 2, 2, 4, 6, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20, 6 बचे, तो 3d6। तो अब देखते हैं हमारा 25वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। तो आवश्यकता है बच्चों हमको n+l के मानों की। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए लिखना। n+l के मान देखेंगे, n का मान 1 है, n मतलब कोष की संख्या है, शुरू में कोषों की संख्या लिखी हुई है बच्चों। ठीक, और sp-df के लिए l के मान देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, इस तरह से। तो 1 + 0 तो कितना हो जाएगा 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, क्योंकि p के लिए l का मान 1 होता है। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2, d के लिए l का मान 2, 3 + 2 5 और 4 + 0 4। इस उपकोष के लिए n+l का मान सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन इसी उपकोष में भरे जाएंगे। इसको छोड़कर बाकी उपकोषों में हम देख लेते हैं बच्चों हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं बच्चों। इससे पहले सबसे बाद में आएंगे इसमें, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21वें से लेकर 26वें तक के इलेक्ट्रॉन बच्चों इसी उपकोष में होंगे, 3D उपकोष में, क्योंकि इसके लिए n+l का मान सबसे अधिक है, यानी कि इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। 25वां इलेक्ट्रॉन अब कौन सा है वो हमको देखना पड़ेगा। 25वां इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करेगा या भरा जाएगा, प्रवेश। ठीक, 3D6 के लिए 3D6 हो जाएगा बच्चों n बराबर 3, l बराबर 2, m का मान -2,
-1 0 +1 और +2। तो 5 ऑर्बिटल बना लेंगे इनके नीचे। डीप कोष में ये पूरा का पूरा है डीप कोष। इसमें आप जो खाने बनाएंगे वो है इसके डी ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। 1 2 3 4 और 1 5। इस तरह से प्रत्येक खाने के ऊपर m का एक अलग अलग मान है। प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए m के मान अलग अलग है। 5 ऑर्बिटल है, 5 ही m के मान है। ठीक, तो अब देखते हैं बच्चों हमारा 25वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। यहाँ तक इसको छोड़कर भर चुके हैं हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए थे, इसको छोड़कर 20 भर चुके हैं। 21वें से इसमें स्टार्ट है, तो ध्यान देते रहना बच्चों कहाँ पर होगा। हम गिन रहे हैं, देखिए 21 पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। किसके नियम से? हुंड के नियम से। तो ये हो गया 20 के बाद 21 22 23 24 25। इसके नीचे 25वां इलेक्ट्रॉन मिल गया। यह है 25वां इलेक्ट्रॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, उसे भर लें पहले, क्योंकि 6 है 3d6 में 25। इसके बाद ये 26, 6वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। 26वां ये हो गया। 26वां या अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछते, यदि पूछते कि आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, तो बच्चों अंतिम इलेक्ट्रॉन ये हो, इसका मान -1/2 आता है। ठीक है, तो 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 25वां ये है। तो इसके नीचे हमने एक मोटी सी लाइन खींच दी बच्चों, ताकि हमको आसानी रहे। S का मान, M का मान, L का मान, N का मान, ऐसे। अब इसमें कोई सा भी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछता, वो कहता कि मान लीजिए 22वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। 20 तो यहाँ तक हो चुके थे। 21वां 22वां ये हो जाता बच्चों। ठीक है, 23वें की पूछते तो 23वां ये हो जाता। 26वें की पूछते तो 25 हो गए, उसके बाद 26वां ये हो जाता। 21 22 23 24 25। 25 को हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि 25वें की पूछी है, और ये 26वां। तो लिख देंगे Fe के 25वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। चारों क्वांटम संख्याएं बच्चों क्या क्या होंगी? n बराबर 3, L बराबर 2 और m बराबर, m कौन सा होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, m होगा इस इलेक्ट्रॉन के जो इस ऑर्बिटल के ऊपर है, बिल्कुल ये वाला। m का मान ये, क्योंकि 25वां इलेक्ट्रॉन ये है। s के लिए तो +1/2 और m का मान इसके ऊपर का, इसी खाने के ऊपर है, +2 और s बराबर +1/2। तो बच्चों ये हो गए Fe के 25वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे 10वां पूछ ले तो 10वां हो जाता बच्चों। इसमें देख लेंगे निकाल के, तो पहले इसमें आएंगे फिर इसमें आएंगे 4, उसके बाद 4 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 6 10, तो 10वां इलेक्ट्रॉन 2p में आता। n 2 हो जाता, L का मान 1 हो जाता, m का मान +1 होता और s का मान -1/2 हो जाएगा। यदि समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना, हम समझा देंगे आपको। एक प्रश्न और देखते हैं बच्चों, किसी परमाणु या किसी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अयुग्मित मतलब बिना जोड़े वाले, युग्म मतलब जोड़ा, अयुग्मित बिना जोड़े वाले। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्मित जोड़े वाले, अयुग्मित बिना जोड़े वाले, अकेले अकेले। प्रश्न चौथा प्रश्न है Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करेंगे पहले। अब की बार n+L के मान की आवश्यकता नहीं है। तो 26 Fe का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। जब हमने आपको हुंड का नियम पढ़ाया है, हुंड के नियम में स्पष्ट दिखाया है, s उपकोष में एक कक्षक होता है, उसमें दूसरे ही इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन प्रारंभ हो जाता है। s p में 3 कक्षक होते हैं, d में 5 होते हैं। ठीक है, 5 कक्षक होते हैं, और f में होते हैं बच्चों 7। 1 2 3 4 इस तरह से ये बताया था। ठीक है, s में 1 कक्षक, p में 3 कक्षक, d में 5 कक्षक और f में कितने? 7 कक्षक। और प्रत्येक कक्षक में, किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक के तीर का निशान ऊपर की तरफ होगा, एक का तीर का निशान नीचे की तरफ होगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन
क्लॉकवाइज होगी, दक्षिणावर्त होगी, जिसके लिए एस का मान +1/2 होगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी के विपरीत दिशा में होगी, उसके लिए एस का मान -1/2 होगा। जैसे तीर से ऊपर को दिखाते हैं वो क्लॉकवाइज होता है, जिसको तीर से नीचे की तरफ दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात इसमें बच्चों ये है, यदि एस उपकोष है, इसमें एक ही कक्षक है, तो अधिकतम यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े वाले होंगे। ये कैसे? पी उपकोष में 3 कक्षक हैं। क्या है? पी उपकोष में 3 कक्षक हैं। 3 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। यदि 2-2 हो जाए इन तीनों में तो 6 इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो पी उपकोष में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। इसी प्रकार डी में 5 कक्षक हैं, 5 का 2 = 10, क्योंकि प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें यदि 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। इसके बाद एफ उपकोष है, एफ उपकोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। यदि 14 इलेक्ट्रॉन हैं तो बच्चों सारे के सारे युग्मित होंगे। ये हमने आपको पिछले चैप्टर में उपकोष पढ़ाते समय भी बताया था। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। वो सारे के सारे युग्मित होंगे, जोड़े में होंगे बच्चों। तो इसमें देखते हैं, एस उपकोष हमारा पूरा भरा हुआ है, एस में 2 ही हो सकते हैं, पी में 6 पूरा, ये भी भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ। केवल डी उपकोष है बच्चों। डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10, क्योंकि 5 कक्षक है तो 3d6 इसमें अयुग्मित होंगे, इसमें पूरा भरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में होंगे। अब हमको देखना है 3d6। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5, तो 5 कक्षक बना लो, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 4 और 1 5। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सब में। 1 2 3 4 5, छठा यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है हुंड के नियम से, फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब आप स्पष्ट देखिए, बिना जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? ये तो जोड़े वाला हो गया, अयुग्मित मतलब नॉन पेयर्ड, बिना जोड़े वाले। तो गिनिए बिना जोड़े वाले कितने? 1 2 3 4 लिख देंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 4। ठीक, अगला देखिए, एक और बता देते हैं। कैल्शियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, 20 Ca। तो कैल्शियम का भी बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 20 Ca, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 और 4s2। ये हो गया बच्चों कैल्शियम का विन्यास। अब इसमें देखते हैं हम, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें 2 ही हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो लिख देंगे, चूंकि सभी उपकोष पूर्ण भरे हैं, पूरे भरे हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 था। 5वां था। उसके बाद छठा देखिए, Cu++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होता है बच्चों आपका 29 का, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ये बोरबरी नियम का अपवाद था। Cu++ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं बाहर से। एक इलेक्ट्रॉन तो बच्चों ये त्याग दिया तो एक कक्षक, ये उपकोष गायब हो गया। ठीक है, 4s1 वाला। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें से त्याग दिया, d9। Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9। अब आप स्पष्ट देखेंगे, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S वाले भरे हुए हैं। P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P भी भरे हुए हैं। D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें D में 10 नहीं है बच्चों। तो ये वाला तो लिख देंगे, इसमें होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में होंगे। तो अब लिख लेते हैं 3d9। 3d9 के नीचे ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे D उपकोष का। डी उपकोष में होते हैं बच्चों 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 1 5। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 9। पहले एक एक भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। d9 डी में 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 भर लिए। पहले 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9।
तो अब देखिए बच्चों, इसमें आपको कितने बिना जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये जोड़ा है, केवल ये इलेक्ट्रॉन बिना जोड़ा वाला है। तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः Gu++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1। तो ये आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों यही थे मुख्य आंकिक प्रश्न क्वांटम संख्याओं से संबंधित और किसी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित आंकिक प्रश्न। ये प्रश्न बच्चों कंपटीशंस के लिए, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।